बट सिद्धार्थ, जो बात आप कह रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा और डॉक्टर लक्ष्मण यादव को इसमें लाना चाहूंगा। सवाल इस बात का नहीं कितने वोट इधर जाते कितने वोट उधर जाते, एक फोकस दिखाई पड़ता है, दूसरा पॉलिटिकल मैसेजिंग का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अपने अपने वोट बैंक से या नए वोट बैंक की तलाश में दिखाई पड़ती है। अभी आपने देखा किस तरीके से जब तेलंगाना में हुआ तो वहां बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि भाई जो मुसलमानों में जो पसमानदा मुसलमान है उन तक पार्टी को आउटरीच करने की जरूरत। ये जो एक लगातार कांस्टेंट कंसिस्टेंट जो अप्रोच है कि हमको अपने वोटरों को पॉलिटिकल मैसेजिंग करनी है। आप मुझे जैसे यशवंत सिन्हा जी, कोई डिसरेस्पेक्ट, हमारे बड़े सम्मानित है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, और मार्गरेट अलवा भी, उनका भी बहुत सम्मान, लेकिन इन दोनों कैंडिडेट के आने की वजह से कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं दिखाई पड़ती। डॉक्टर लक्ष्मण, क्या मेरी राय से सहमत है? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जरूरत इस बात की थी कि जो विपक्ष ने जिस तरीके से कैंडिडेट चुना है और उसमें एक रिटायर्ड संघी मैं कहता हूं उनको चुना है, तो कुछ दिन बाद ऐसा हो सकता है, वैसे उनके लिए बेहतर विकल्प लाल कृष्ण आडवाणी भी हो सकते थे। ऐसे तो कुछ दिन बाद अगर नरेंद्र मोदी जी बीजेपी का विरोध करने लगे बाद में, तो हो सकता है विपक्ष उनको अपना कैंडिडेट बना ले। ये इस बात को इशारा कर रहा है कि आपके पास दोनों चीजें नहीं है। एक तो आपके पास ऐसे लोग नहीं है जिनको आप खड़ा कर सके, आपके अपने बीच के हों, और दूसरा एक वैचारिक संघर्ष जो है, बीजेपी अपनी विचारधारा पर अडिग होकर के अपना विस्तार कर रही है। मैं इस पूरी राजनीति को इस तरह से देखता हूं कि बीजेपी ने कहीं अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया है, लेकिन अपने कोर वोटर को इंटैक्ट करने के बाद वो अपने दायरे को बढ़ा रही है। वो रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनवाई तो बाकायदे इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी जाति बताई, और इस बार भी बाकायदे बताया गया कि हमने 75 साल बाद पहली महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। यानी उस पहचान को आप कैश कर रहे हैं और खुल करके बीजेपी जाति की राजनीति कर रही है। इसमें बीजेपी से आगे कोई नहीं है जाति की राजनीति करने में। इसलिए अब जब आपके पास न तो विचार पर अडिग होकर के काम करना, आप वो हार्ड हिंदू होते हैं तो आप सॉफ्ट हिंदू होकर के उनसे लड़ने जा रहे हैं, तो वो ओरिजिनल के पास जाएंगे जो बेहतर हिंदू हैं। और दूसरी तरफ अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी वैचारिक जमीन है, तो अगर वो सिंबल की राजनीति लड़ कर रहे हैं तो आप उस राजनीति का बिना काट किए आप उनसे कैसे लड़ पाएंगे? मसलन अभी जो पूरी बातचीत हो रही है इसमें आप देखें कि एक ओबीसी, मोदी ने खुद बताया भी कि मैं ओबीसी हूं और उसका फायदा उन्हें मिला। ये कतई नहीं है कि सारे ओबीसी किसी एक तरफ जाते हैं, लेकिन आप अपने वोट प्रतिशत में एक बढ़ोतरी ले आते हैं, आप नई पहचान को जोड़ करके। आपने दलित राष्ट्रपति बनाया तो कोई दलितों का उद्धार नहीं हुआ। इवन उस राष्ट्रपति के रहते राम मंदिर का फैसला आया, हाथरस हुआ, सब कुछ हुआ, उन्होंने कोई अपनी भूमिका नहीं निभाई। थे के आर नारायणन भी थे, उनकी छवि अलग है, लेकिन उस जगह पर आप किसे खड़ा कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी फिर तो अच्छा कर रही है। 75 साल में आपने कोई दलित महिला राष्ट्रपति नहीं दिया आदिवासी, वो ले आए, इसमें आप उन्हें कैसे गलत साबित करेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि पहचान की राजनीति की जो बीजेपी कर रही है वो एक धर्म की पहचान को आगे करती है और उसके पीछे एक मिडिल क्लास जो इंटरेस्ट है उसको इंटैक्ट करती है। आपके पास क्या आधार बचा? आप हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, जबकि बीजेपी जब भी मौका मिलता है हिंदू के बीच में जाति ले आती है। बीजेपी बहुत बहुत शानदार तरीके से जाति का इस्तेमाल करे। आपने आशुतोष जी अपने वक्तव्य में बताया भी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में तो ये खूब हुआ। इसका मतलब यह है कि आप अभी भी नहीं चाहते कि हम उन जातियों को आगे बढ़कर के लीडरशिप दें जो कम से कम प्रतिनिधित्व के लिहाज से ही सही बीजेपी के सामने एक मुश्किल पैदा करे। वो मुश्किल पैदा करना भी नहीं आप चाहते, इसलिए बीजेपी आज के डेट में सामाजिक न्याय करती दिख रही है। और आखिरी बात, द्रौपदी मुर्मू के आने के बाद होगा क्या? आदिवासी महिला राष्ट्रपति आगे बनाई जाएंगी और जैसे ही वो आएंगी एक वह फरमान लागू होगा कि जो अनुसूची 5 में नियम बनाया गया था कि आदिवासियों की जमीन बिना ग्राम सभा की सहमति के आप नहीं ले सकते, वो अब उसमें संशोधन हो गया, बिना ग्राम सभा की सहमति के वो जमीन ले ली जाएगी। आदिवासियों की जल जंगल जमीन पर आदिवासी पहचान आगे रहेगी और पीछे पॉलिसीज बनेंगी उसी कारपोरेट मिडिल क्लास के लिए। इस राजनीति की काट अगर आपके पास नहीं है तो आप किस बात की सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहे हो और किस बात का विपक्ष है? ये एक बहुत बड़ा सवाल आपके ऊपर खड़ा हो। तो बिल्कुल लक्ष्मण, क्या आप सिद्धार्थ जी की राय से सहमत हैं? देखिए, ये बात तो ठीक है कि आप अगर सिद्धार्थ जी की इस बात को आगे बढ़ाया जाए कि उसका कोई राष्ट्रपति
कौन है, किस जाति का है, इसका कोई चुनावी फायदा मिले, इसका कोई आकलन भी उस तरह नहीं किया जा सकता, इसका कोई आंकड़े हमारे पास उस तरह नहीं है। ये एक धारणा के लिहाज से ठीक बात है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं अगर इसका कोई अर्थ नहीं होता तो फिर राष्ट्रपति किसी को भी यूं ही बना दिया जाता, लेकिन एक संदेश तो आप देते हैं। और पॉलिटिक्स में, और भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, कोई एक काम सीधे वोट दे ये जरूरी नहीं है। वो हो सकता है अगले किसी कदम के लिए एक पृष्ठभूमि बन जाए, वो अगले। और मैं एक और बात कह रहा हूं, ये बात ठीक है कि हम ये बात कह ले कि दिल्ली पे बैठ करके या बाकी जगहों पर जो हम सोचते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कई बार हमको ये लगता है कि हो सकता है, जैसे आदिवासी का ही मसला ले ले, क्या इस देश के आदिवासी तबके की बहुतायत बौद्धिक रूप से, चेतना के लिहाज से, पढ़ा लिखा होने के लिहाज से, जागरूक होने के लिहाज से इसमें अंतर करने में सक्षम है क्या कि एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने के खामियाजे के दुष्परिणाम हमारे के पास क्या होंगे? नहीं है। वो ये उनको ये मैसेज दे दिया जाएगा कि देखो जो 75 साल में नहीं हुआ वो हमने किया, और इसके लिए आरएसएस की टोलियां गांव गांव वनवासी कल्याण आश्रम वो जाती है और एक मैसेज देती है। ये एक मेरी टिप्पणी। दूसरी बात, जो बात ये कही जाए कि ठीक है जाति की बात नहीं होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं कि जाति तो खत्म हो जानी चाहिए थी। अब 75 साल बाद अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जाति पर बात हो रही है। और ये अब कौन कर रहा है? ये अब वो पार्टी कर रही है जो कभी भी जाति की बात नहीं करती थी, वो धर्म की बात करती थी, वो धार्मिक बहुसंख्यकवाद की राजनीति करती थी। लेकिन उसे पता है कि 90 के बाद एक नई जो पीढ़ी तैयार हुई है वो अपनी पहचान के लोगों को खोजती है। वो ये जैसे महिलाओं के विमर्श में आप देखें, हम ये कहें कि जेंडर पर बात नहीं होनी चाहिए, हम ये कहें कि जो है रीजन के लिहाज से नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति को आप यहां न रखें और कहें कि नहीं हम उनके हक में सोच रहे हैं, ये हो नहीं पाएगा। हर व्यक्ति अपनी पहचान को देखता है और बीजेपी उसका इस्तेमाल कर रही है। विपक्ष को यह बात समझनी चाहिए कि आप अगर वो जो सिंबल्स हैं जो आपके नरेशन बिल्डिंग में भूमिका निभाते हैं वो अगर जमीन पर काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मैं हूं और हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितनी बात किए हैं, और उत्तर प्रदेश ने दक्षिण में भी जाति को देख करके एक एक वोट, एक एक टिकट दिया जाता है, धर्म को देख करके दिया जाता है और बहुत सारी चीजों को। जब राजनीति में जाति है तो जाति पर सबसे बड़ी कुर्सी पर जाति पर बात हो रही है, तो ये बुरा कैसे हो गया? ये हाइपोथेसिस है कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये तब नहीं होता जब जातिवाद खत्म हो जाता। और मैं फिर से कह रहा हूं, जो जाति के नाम पर शोषण है, दमन है, बीजेपी अब उसको और बेहतर तरीके से करने में इसलिए कामयाब हो जाएगी क्योंकि वो उन जातियों को प्रतिनिधित्व दे रही है और उसका बेजा इस्तेमाल अपनी राजनीति में करेगी। इसलिए मेरी आलोचना ये है, चाहे हम बौद्धिक लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, या सामान्य व्यक्ति जो इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं रखता है, उन दोनों के बीच रिश्ता बनाने का काम एक पॉलिटिकल पार्टी का है। सोशल मूवमेंट हमारे यहाँ चलते नहीं, हमारे यहाँ कोई सोशल मूवमेंट इस तरह करता नहीं कि हम समाज को जागरूक करें, इसलिए हम बहुत बार पॉलिटिक्स पर आश्रित रहते हैं। पॉलिटिक्स पर आश्रित रहने का नुकसान ये है कि अगर राजनेता फेल हो रहा है तो हमको लगता है, जैसे मायावती जी हैं, अब वो आज भी मैं कह रहा हूं, मायावती उत्तर प्रदेश की एक ऐसी नेता है जो कायदे से सड़क पर उतर जाए तो 10-15 दिन लगेगा, वो एक नया डायमेंशन खोल जाएगा। लेकिन चूंकि आपकी राजनीतिक सीमा ये है कि आप उससे बाहर नहीं जा सकते, राजनीति बहुत कुछ तय कर रही है, इसलिए हम राजनीति की आलोचना कर रहे हैं। और इसलिए ये पूरा राष्ट्रपति चुनाव सामाजिक न्याय के लिहाज से, संविधान की रक्षा के लिहाज से एक बहुत विरोधाभासी चुनाव है, जिसमें लगता है कि सत्ता के सामने सब लोग घुटने टेक दिए। ठीक है, लक्ष्मण जी आपको जोड़ना चाह, बहुत संक्षेप में। मैं बस ये जोड़ना चाह रहा हूं कि ये ठीक बात है कि राजनीतिक दल जो कर रहे हैं वो सबके सामने बहुत निराशाजनक है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये कह दें कि अब कोई लड़ नहीं सकता, इन्हें कोई हरा नहीं सकता। तो ऐसा तो नहीं कि हम इन्हीं के ट्रैप में आ जा रहे हैं, क्योंकि वो वही सोच रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि आप ये कह दें कि 24 में कुछ नहीं होने वाला, तो ये भी तो एक माहौल बनाना हो गया। इस देश में बहुत सारे जन आंदोलन चल रहे हैं, बहुत प्रतिरोध की लड़ाइयां हो रही है, मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल बेजा ही होंगी, उनका भी तो कुछ अर्थ होगा।